नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके विषय में इतिहास में जानकारी थोड़ा कम मिलती है। और आज के वीडियो में हम मूल रूप से चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के राज्यों की, कि दक्षिण भारत में किन किन राजाओं का शासन हुआ और उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला है। इसका जिक्र इतिहास में बहुत ही कम आता है। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में जानकारी दे दें। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दक्षिण भारत के इतिहास में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह तकरीबन 550 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक की चर्चा करेंगे, और वो भी छोटे छोटे हिस्सों में। छोटे छोटे हिस्सों में इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में कई राजाओं ने शासन किया अलग अलग स्थानों पर। उनकी चर्चा हम संक्षेप में करेंगे। सबसे पहले पल्लव वंश की। कांची के पल्लवों के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वह हरिशेण के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख से मिलती है। हरिशेण का प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है उसमें ये जानकारी मिलती है कि दक्षिण में कांची में पल्लव वंश का शासन था, और वेनसांग के यात्रा विवरण में भी इसकी जानकारी मिलती है कि दक्षिण में पल्लव वंश का शासन था। शिव स्कंद वर्मन ये माना जाता है संभवतः इस वंश का पहला शासक था, पल्लव वंश का। सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत के महान कवि भारवी रहते थे, और महेंद्र वर्मन प्रथम का जब शासन हुआ 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक का शासनकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक तथा कलात्मक दृष्टि से उस समय उस दौर में अपने चरम पर पहुंचा था। आप उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना या उत्तर भारत के जब तुलना करेंगे दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत में सामाजिक संरचना के बारे में और स्थापत्य कला के बारे में बिल्कुल ही अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो नरसिंह वर्मन जो थे, नरसिंह वर्मन 630 से लेकर 668 ईस्वी तक शासन रहे, और उन्होंने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके, नरसिंह वर्मन ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल 680 से लेके 720 ईस्वी तक रहा, इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण, जो कि समुद्र तट पर स्थित है, इन मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो कांची के पल्लवों ने स्थापत्य कला को एक नई बुलंदी प्रदान की। थोड़ी बहुत जानकारी चालुक्य वंश के बारे में। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य जो थे, वह उनका प्रथम ऐतिहासिक शासक जिसे माना जाता है वो था जयसिंह। एहोल अभिलेख जो है, जो रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है, एहोल अभिलेख में संस्कृत भाषा का ये अभिलेख है। एहोल अभिलेख एक प्रशस्ति अभिलेख है जिसमें चालुक्य वंश के बारे में बताया गया है, और स्वतंत्र वातापी के चालुक्य की स्थापना जिसने की थी उसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का शासक था, और पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही अरबों ने पहली बार दक्षिण पर आक्रमण किया था। दक्षिण पर अरबों का पहली बार जो आक्रमण हुआ था वह विक्रमादित्य द्वितीय के संबंध में हुआ था। हालांकि जो हम अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में ज़्यादातर जो तथ्य बताए गए हैं वह उत्तर के आक्रमण के बारे में ही बताए गए हैं। लेकिन आप यह जानकारी रख लीजिए कि विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही
अरबों ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। जबकि कल्याणी के चालुक्य द्वितीय वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव तैलप द्वितीय ने रखी थी, जिसने राष्ट्रकूट शासक नरेश कर्क को पराजित किया था। और इस वंश का सबसे महान शासक विक्रमादित्य षष्ठम था, जिसके शासनकाल में हिंदू विधि पर जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है मिताक्षरा लिखी गई थी विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल में। राष्ट्रकूटों की भी चर्चा आई है, तो राष्ट्रकूटों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। बादामी के चालुक्य को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752-53 ईस्वी में दंती दुर्ग प्रथम ने की थी। और दंती दुर्ग प्रथम ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मालखंड बनाया था। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण शासक हुआ, जो राष्ट्रकूट शासक हुआ। कृष्ण प्रथम भी उसे कहा जाता है। कृष्ण प्रथम का शासनकाल 760 से लेकर के 773 ईस्वी तक था। उसके बाद गोविंद द्वितीय शासक बना। गोविंद के छोटे भाई ध्रुव ने उसे अपदस्थ कर दिया गोविंद को, और स्वयं गद्दी हासिल कर ली। ऐसा नहीं है कि गद्दी से अपदस्थ करके सत्ता हासिल करना कोई आज का खेल नहीं है, ये आरंभ से चला आ रहा है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का ऐसा पहला शासक था जिसने चालुक्य नरेश, विष्णुवर्धन, पल्लव नरेश, दंती दुर्ग और मैसूर के गंगों को पराजित किया था। मैसूर पर गंग वंश का शासन था उस समय। और ध्रुव पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। उससे पहले कन्नौज पर अधिकार को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष में किसी भी राष्ट्रकूट शासक ने आरंभ नहीं किया था, किसी भी राष्ट्रकूट शासक ने संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया था। ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी हमने पिछले वीडियो में बताई है, जो तकरीबन 100 वर्षों तक चला था। तो ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसे लेकर के उसने धर्मपाल यानी पाल वंश के शासक धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय यानी गुर्जर प्रतिहार को पराजित किया था। उसने पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश दोनों को पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार किया था। ध्रुव के बाद अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय के बाद गोविंद चतुर्थ। इस तरीके से लोग शासन करते गए, जिसे हम राष्ट्रकूट शासक कहते हैं। राष्ट्रकूट शासकों में सबसे अंतिम शासक जो था वह था कृष्ण तृतीय। मंदिरों में जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण हम एक बार पहले भी आपको बता चुके हैं, अभी फिर बता देते हैं। राष्ट्रकूटों ने करवाया है, चूंकि संदर्भ में आया इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। राष्ट्रकूटों ने करवाया। ये जो मंदिर बना हुआ है ये एक पत्थर को काट करके बनाया गया है, कैलाश मंदिर। और यह मंदिर 4 मंजिला है। 4 मंजिला मंदिर, इस पर एक शिखर बना हुआ है और जो यह शिखर है वह 95 फुट तकरीबन ऊंचा है और इसका प्रांगण 276 फुट का है और इसका जो है 276 फुट लंबा प्रांगण है और 154 फुट चौड़ा प्रांगण है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर काट करके बनाया गया है, जो कि कैलाश मंदिर जिसे कहते हैं, जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अब हम चोल साम्राज्य की भी चर्चा कर लेते हैं। चोल साम्राज्य, चोल जो थे उनका शासनकाल 850 ईस्वी से शुरू होता है। दक्षिण में 2 नदियां बहती हैं, एक कृष्णा नदी और एक तुंगभद्रा नदी। तो चोलों का शासन जो था वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर के कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ था, यानी कि कन्याकुमारी तक।
और इस पूरे प्रदेश को तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का मतलब कर्नाटका का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा और तमिलनाडु का हिस्सा, और इस पूरे को तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर चोल, चेर और पांड्य शासकों ने शासन किया। 850 ईस्वी में विजयालय नामक एक व्यक्ति ने, जो कि पल्लव सामंत थे, पल्लव सामंत ने, विजयालय नामक एक व्यक्ति ने पृथक चोल साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया तंजौर को। चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है अमोलीवर्मन को। अमोलीवर्मन 985 से लेकर के 1014 तक इसने शासन किया था। राजा राज प्रथम की उपाधि इसने धारण की थी। राजा राज प्रथम ने चेर, पांड्य और सिंघल वंशी शासक, जो कि श्रीलंका में है, सिंघली द्वीप, सिंघल के शासकों पर इसने हमला किया था राजा राज प्रथम ने। और सिंघल द्वीप का यानी कि श्रीलंका का एक हिस्सा इसने जीत भी लिया था। और ऐसा माना जाता है इतिहास में कि लक्षद्वीप पर भी इसका शासन था। यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, लंका का कुछ हिस्सा, उत्तरी लंका का जो उत्तरी हिस्सा है सिंघली द्वीप, और लक्षद्वीप पर भी इसका शासन था। राज प्रथम ने ही तंजौर में विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है, जिसे राजेश्वर मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण इसी ने करवाया था, राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम का पुत्र राजेंद्र शासक हुआ, जिसे राजेंद्र प्रथम कहा जाता है। और राजेंद्र प्रथम इस वंश का उससे भी ज्यादा प्रतापी शासक था। कलिंग को इसने जीता राजेंद्र प्रथम ने, बंगाल के पाल शासकों तक हमला किया। और इस हमले का जो उद्देश्य था, यानी कि कलिंग और बंगाल पे हमले का उद्देश्य केवल एक था कि उस समय गंगा नदी पवित्र मानी जाती थी और गंगा नदी का जल ले आना ही इसका पवित्र उद्देश्य था। इसी अभियान में जब वह विजयी हुआ राजेंद्र प्रथम, तो उसने एक उपाधि धारण की जिसे कहा जाता है गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और एक नया नगर बनाया, गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी एक राजधानी बनाया। और अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत राजेंद्र प्रथम ने मलय द्वीप, जावा और सुमात्रा तक भी हमला किया था और वहां तक भी इसका शासन था। इस चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, जो कि 12वीं शताब्दी में शासन कर रहा था। चोलों के बारे में जो हमने बात की तो स्थापत्य कला की बात आई। यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक थी। साम्राज्य की सुविधा के लिए 6 भागों में बांटा गया था और इन 6 भागों को अलग अलग मंडलम कहा जाता था, जैसे कि राज्य कहा जाता है। और जो सबसे छोटी इकाई, जो कि वर्तमान समय में जिसे हम ग्राम कहते हैं, उस समय इसे उर कहा जाता था। और यह जो व्यवस्था थी वो पूर्णतया केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त थी, यानी कि यह व्यवस्था राज्यों के अधीन थी, केंद्र पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था, केंद्र का इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत होता था वह था भूराजस्व। भूराजस्व उस समय 1/3 से लेकर के 1/4 तक लिया जाता था। चोलों के पास एक अस्थाई सेना थी जिसमें तकरीबन 1.5 लाख सैनिक थे। बंगाल की खाड़ी जो थी वह चोलों के लिए, आप ध्यान दीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था, चोलों का आंगन कहा जाता था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पार चोलों ने मलय, जावा, सुमात्रा तक कब्जा किया था। चोलकालीन जो थे वो वैष्णव मत को मानने वाले थे और वैष्णव मत के मानने वालों में से एक रामानुज थे,
रामानुज जिन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक रामानुज को चोलों के समय में बहुत ही संरक्षण मिला था। कोलोतुंग द्वितीय एक शासक था। कोलोतुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित एक गोविंदराज की विष्णु मूर्ति थी। गोविंदराज की विष्णु मूर्ति को कोलोतुंग द्वितीय ने समुद्र में फेंकवा दिया था और उसके बाद रामानुज ने उस मूर्ति को बाहर निकाला समुद्र से और निकलवा करके आपको एक नई जानकारी मिल रही है। उस जो मूर्ति थी चिदंबरम की, उस मूर्ति को निकलवा करके उसने तिरुपति बालाजी के विशाल मैदान में उसे स्थापित कर दिया, जिसे आप जानते हैं कि कौन सा मंदिर कहा जाता है। इस काल में जो धातु की मूर्तियां हैं, उन धातु की मूर्तियों में सबसे सुंदर मूर्ति नटराज शिव की मूर्ति मानी जाती है। तो चोलों का स्थापत्य कला और जो चोलों का इतिहास है वो बहुत ही प्रतापी इतिहास है। यह शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में नहीं जानते रहे होंगे। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करके नई जानकारियों से अवगत कराएं। नमस्कार।